हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन सेशन में द ब्रिलियंट एकेडमी के। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एसएससी जीडी की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न जो पेपर बेस पे बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जो आपका पेपर होने वाला है उसके बेस पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की और खतरनाक क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत बहुत ही अपडेटेड, बहुत ही नए पैटर्न के प्रश्न पढ़ने वाले हैं, कुछ अलग सीखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास को हमने खूब बेहतरीन तरीके से खूब अच्छे तरीके से प्रश्नों को लिया है और ख़तरनाक प्रश्नों को लिया है। ये कह सकते हैं कि एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्न लिए गए हैं। तो आज की क्लास में मज़ा आने वाला है, ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बस एक बात ये कहना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे वही पुरानी तैयारियां कर रहे हैं, वही पुराने प्रश्न पढ़ रहे हैं, घिसे पिटे प्रश्न पढ़ रहे हैं जिनका कोई लेवल ही नहीं, जो पेपर में पूछे ही नहीं जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे हमेशा कहा, सबसे पहले आप 2021-22 में जो पेपर हुए हैं उन क्वेश्चंस को देखिए, उनका लेवल देखिए, उस बेस पे तैयारी करिए। एक बात कही गई कि कभी भी पुरानी चाबियां नए तालों को नहीं खोला करती। कभी भी पुरानी चाबियां जो हैं वो दरवाजों के नए तालों को नहीं खोला करती हैं। अपने आप को समय के अनुसार प्रतिकूल बनाना होगा, अपने आप को समय के अनुसार अपडेट करना होगा। हमें पेपर बेस तैयारी करनी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए तैयारी करनी होगी। वो घिसे पिटे प्रश्न नहीं पढ़ना है जो पेपर नहीं पूछ रहा। आप लगातार मेहनत कर रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन कभी आपने सोचा कि आपने किस तरह तैयारी की है, आपने कैसे प्रश्न पे तैयारी की है? आप कभी पेपर का लेवल देखे आज तक कि किस लेवल पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं? एसएससी जीडी 2022 में कैसे प्रश्न पूछ चुका है आपने देखा? 2022 में एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप डी स्टेनोग्राफर किस तरह के प्रश्न पूछे? कभी आपने सोचा? आप पुराने ही बेस पे तैयारी करते जा रहे हो। पुराने बेस पे तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं हो सकता जब तक आप नए अपडेटेड प्रश्न को नहीं पढ़ोगे। मैंने फिर वही बोला कि पुरानी चाबियां कभी भी दरवाजों के नए तालों को नहीं खोल सकती। उन्हें अपने समय के अनुसार अपडेट होना होगा, प्रतिकूल बनना होगा, तभी आप जॉब पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप ऑनलाइन तैयारी करिए या ऑफलाइन, ऑनलाइन टीचर से पढ़ें या ऑफलाइन टीचर से पढ़ें, पेपर बेस पढ़िए कि आप देखिए पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। शानदार लेवल के प्रश्न आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक हमें पहुंचाना है। आज की क्लास बहुत ही रिलैक्स मूवमेंट में चलेगी, बिल्कुल आराम से पढ़ाई जाएगी, एक एक प्रश्न के ऊपर फोकस किया जाएगा क्योंकि प्रश्न का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये कैसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर है, उस पेपर को हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें सीखना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार क्लास की। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी में। शुरू किया जाए फिर, चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आइए देखिए कितने अच्छे और किस किस लेवल के प्रश्न पूछे गए, हमें एक एक प्रश्न में क्या काम करना है। सबसे पहले इस प्रश्न पे बात करते हैं। ये प्रश्न क्या है इसको सुनिएगा, प्रश्न की बात को समझिएगा, प्रश्न की फीलिंग को समझिएगा, प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है, हमसे क्या कराना चाहता है, ये आपको समझना है। प्रश्न की एक एक पॉइंट पे काम करना है हमें। चलिए आइए समझते हैं पहले प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दो संख्याएं m और n इस तरह से हैं कि उनका महत्तम समापवर्त 1 है। m और n दो संख्याएं हैं और इसका जो HCF है, मासा है, वो कितना है? 1 है। हमने आपको कल बताया है क्या, अगर संख्याओं का मासा 1 है तो वे संख्याएं कैसी होंगी? को प्राइम नंबर होंगी, मतलब सह अभाज्य संख्या होंगी। कैसी संख्याएं होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। कल हमने आपको क्लास में बता रखा है, पूरी बात आज यहाँ नहीं बताई जाएगी, ठीक है? कल की क्लास में हमने सब कुछ बताया। जब किसी भी संख्या का मासा 1 हो तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या होती है, ठीक है? आइए अब अगला पॉइंट पढ़ते आगे क्या कह रहा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए, A, B, C, D। इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए देखते हैं। आइए पहला विकल्प क्या कह रहा है,
m और n दोनों अभाज्य हो सकते हैं। कह रहा m और n दोनों अभाज्य मतलब प्राइम नंबर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या का मासा हमेशा एक होता है। अभाज्य संख्या का मासा हमेशा क्या होता है? एक होता है। सहअभाज्य संख्या का भी मासा एक ही होता है। सहअभाज्य संख्या जोड़े में होते हैं और अभाज्य संख्या जोड़े में नहीं होते हैं। इस लैंग्वेज में उसने कहा m और n दोनों अभाज्य हो सकते हैं। चलिए आइए, पहला पॉइंट सही हो सकता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, दूसरे वाले पे। दूसरा कह रहा है एक संख्या अभाज्य हो सकती है और दूसरी संख्या भाज्य हो सकती है। अब समझिएगा, अगर एक संख्या भाज्य है 3 और दूसरी संख्या भाज्य हमने ले लिया 4, ठीक, तो 3 को आप क्या लिखोगे? 3 गुणे 1। 4 को क्या लिखोगे? 2 गुणे 2 गुणे 1। तो अगर इसका मासा की बात किया जाए तो इसका मासा क्या आ जाएगा? 1। मासा वह होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो मतलब बी वाला आंसर भी सही हो सकता है कि एक संख्या भाज्य हो दूसरी अभाज्य हो, उसका भी मासा 1 होगा। पहला आंसर भी सही हो सकता है, m और n दोनों अभाज्य संख्या हो सकती हैं। आइए तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं क्या कह रहा है। तीसरा, दोनों संख्याओं का सटीक दो उभयनिष्ठ गुणक हो सकता है। दो उभयनिष्ठ गुणक नहीं हो सकता ना, मासा में कभी दो उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। मासा में कभी दो उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, हमेशा उभयनिष्ठ गुणक एक ही होगा। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है। चौथा, दो संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य हैं। दो संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य है तो उनका मासा तो एक होना ही होना है। मैंने कल भी बताया आपको, सहअभाज्य संख्या का मासा एक होता है। तो कौन कौन सा सही होगा? ए बी और डी। ए बी डी है, ए बी डी, ये देखिए ये तीसरा वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ये कल हमने आपको होमवर्क में दिया था। सारे क्लास पढ़ाने के बाद हमने कहा था सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, तो उसका सॉल्व हमने करा दिया। इसका आंसर ए बी डी आएगा। अब क्लास की शुरुआत करते हैं, इसके बाद एक एक प्रश्न को बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं। चलिए आइए एक एक प्रश्न को बिल्कुल रिलैक्स मोमेंट में समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा किसी हीरे की कीमत इसके भार के वर्ग से बिल्कुल भिन्न है। हीरा 1:3:4:5 के अनुपात में अपने भार से 4 टुकड़ों में विखंडित हो गया। यदि हीरे की कुल कीमत इतने रुपए कम हो गई तो मूलतः हीरे की कीमत कितनी थी? ठीक है, एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं, थोड़ी सी हिंदी में लैंग्वेज क्लियर नहीं हुई है। हमें लग रहा है कुछ हिंदी में मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। इंग्लिश में पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली द स्क्वायर। देख रहा वर्ग, हाँ लिखा है वर्ग से, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। वर्ग से बिल्कुल ऑफ इट्स वेट। अ डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विद देयर वेट्स इन द रेशियो इज दिस। इफ द लॉस इज टोटल वैल्यू ऑफ द डायमंड वाज इतना, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ ओरिजिनल डायमंड। ठीक है, हमें ओरिजिनल डायमंड की वैल्यू बताना है। एक हमारे पास हीरा है जो 4 भागों में टूटा है, और कैसे टूटा? उसके वर्ग के रूप में टूटा है। बहुत अच्छे समझिएगा, हमारे पास एक हीरा 4 भागों में टूटा। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग, और ये होगा हमारा टोटल बड़ा वाला हीरा। ठीक है, ये हीरा 4 भागों में टूट गया है। ठीक, किस अनुपात में टूटा? 1:3:4:5। 5 4 9 1 10 3 13, मतलब टोटल वाला हमारा कितना रहा होगा? 13 रहा होगा। बड़ा वाला हीरा हमारा 13 रहा होगा, और वह जब भागों में टूटा है तो 1:3:4:5 के अनुपात में टूटा। और कैसे टूटा है? वर्ग से, वर्ग में टूटा है। तो 1 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे, 13 का स्क्वायर करोगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। सब में यूनिट लगा दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे यूनिट नहीं, सॉरी। ठीक, सब में यूनिट लगा दीजिएगा। और 13 का स्क्वायर 169 यूनिट, मतलब मेरा जो टोटल हीरा है सबसे बड़ा वाला वो 169 यूनिट का है, और वह 4 भागों में टूटा है। वर्ग में 1 यूनिट, 9 यूनिट, 16 यूनिट और 25 यूनिट में। ठीक, जब वह हीरा टूट गया
तो हमें नुकसान हो गया। भाई पूरा हीरे की कीमत कुछ और थी, जब हीरा 4 भागों में टूटेगा तो नुकसान होगा, कुछ हीरा बेकार भी हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, बिल्कुल वो बेकार हो जाएगा। तो हम जब उसको बेचेंगे तोड़ने के बाद तो हमारा लॉस हो जाता है। कितने रुपए का लॉस होता है ये दिया गया, 2,36,000 रुपए का लॉस होता है। देखो लिखा है यदि हीरे की कुल कीमत इतने रुपए कम हो गई, मतलब टूटने के बाद हीरे की इतनी कीमत कम हो गई, कम होके कितनी हो गई, ये इतनी हो गई। इसको जोड़ो कितनी हो गई, 25, 16, 9, 25, 25, 25, 50, 51 यूनिट हो गई। ठीक, होनी कितनी चाहिए थी, 169 यूनिट होनी चाहिए। कम कितनी हो गई बेटा, 118 यूनिट कम हो गई। कम होके कितने रुपए मिले आपको, 2,36,000 रुपए मिले बेटा। यहाँ से 1 यूनिट का मान बेटा कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए आ जाएगा, आ जाएगा 1 यूनिट का मान। हमें बताना है मूलतः हीरे की कीमत कितनी है। मूलतः हीरा हमारा कितना है, 169 यूनिट का है। 169 से इसमें मल्टीप्लाई करो और 169 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 9 18 का 88 लगेगा, 1 2 6 12 1 13 का 3 80 लगेगा, 1 2 1 9 2 1 3 और 3 0 लगा दो। मतलब मूलतः उस हीरे की कीमत 3,38,000 रुपए रही होगी। 1 0 कम आ रहा है तो 1 0 हमने कहीं से कम उठाया होगा, इसलिए 1 0 कम आ रहा है। ठीक है, बताओ कोई डाउट है, 1 0 बढ़ा लेना, 0 के लिए टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन था बहुत ही बेहतरीन, एक एसएससी जीडी में आप लिख लीजिए, इस बार जरूर आएगा 2023 में। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑफलाइन बैच में हम जब रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने इस क्वेश्चन को पढ़ाया हुआ है। बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइए कोई डाउट है, सब कुछ क्लियर है। हमेशा हीरा उसके भाग के वर्ग के रूप में टूटेगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी कभी कभी लिख के आता है क्वेश्चन में। ठीक है, हमने ऑफलाइन बैच में 3-4 प्रश्न ऐसे कराए हैं, वहां पे हीरा हमने बहुत तोड़ा ना। बताओ कोई डाउट, क्लियर है बिल्कुल। चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए आज की क्लास में बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न होंगे, बिल्कुल पेपर बेस पढ़ाई करेंगे, जैसा पेपर पूछा जाता है सिर्फ वैसे प्रश्न पढ़ेंगे। आइए, कह रहा 4 बालक किसी वृत्ताकार पथ के इर्द गिर्द एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक बालक क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 60 सेकंड में एक फेरा पूरा करता है, तो उन्हें एक ही स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक बालक है, 4 बालक हैं, इस वृत्त पे दौड़ना शुरू करते हैं। एक कितना सेकंड लेता है, 24 सेकंड लेता है, एक 36 सेकंड लेता है और एक 48 सेकंड लेता है और एक 60 सेकंड लेता है। ये चारों बालक इस पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं। हमने कहा इस पॉइंट से इस वृत्त पे दौड़ना शुरू करते हैं चारों लोग। ठीक है, फिर एक ऐसा समय फिर आएगा कि वो सब फिर इस पॉइंट पे आके मिलेंगे, तो वह समय कौन सा होगा ये आपको बताना है कि कितने समय के बाद वो पुनः एक ही स्थान पर आके मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न में सिर्फ आपको जो संख्या दी जाए उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम मतलब लासा निकाल लेंगे। तो इसका लासा निकालिए, देखिए 6 से सब कटेगा, 6 चौको 24, 6 छंग 36, 6 अठे 48, 6 दाम 60। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंची 10। फिर 2 से कटेगा, 2 एक अन्नम 2, 3, 2 दूनी 4, 5। फिर 2 से कटेगा, 2 एक अन्नम 2, ये 3 और ये 5। फिर 3 से कटेगा, 3 एक अन्नम 3, ये 5। फिर 5 से कटेगा, ये 5 एक अन्नम 5। अब इन सब का गुणा कर लीजिए, इन सब का 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 12 छंग 72, 720 सेकंड बाद वो पुनः मिलेंगे। कितने सेकंड बाद, 720 सेकंड बाद वो पुनः मिलेंगे। आपके ऑप्शन में सबको मिनट में दिया गया है। ठीक है, सबको मिनट में दिया गया, तो आप 720 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। जब 720 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो इसको 60 से भाग करना होगा। 1 0 से 1 0, 12 छंग 72, मतलब 12 मिनट के बाद वे दोनों मिलेंगे। देखिए ऑप्शन में, ये देखिए 12 मिनट। बताइए कोई डाउट है, 12 मिनट बाद वे फिर से आके एक ही पॉइंट पे उनकी मुलाकात होगी। एसएससी जीडी में एक प्रश्न पक्का है इस बार यहाँ से,
गारंटी ले रहा हूँ, आज की क्लास में जितना पढ़ाऊंगा वहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। किसी ना किसी पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ये सारे प्रश्न इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 के पेपर में आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं और मैं गारंटी लेता हूँ प्यारे बच्चों, ये प्रश्न दोबारा आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको इस बेस पे तैयारी करनी है, ना कि घिसे पिटे बेस पे तैयारी करनी है। तैयारी बेस्ट क्वालिटी वाली रखनी है, खराब क्वालिटी वाली नहीं। जो आज संघर्ष करेगा वो कल सवेरा अच्छा होगा, जो आज संघर्ष नहीं करेगा उसके कल के सवेरे में अंधेरा होगा। ठंडी सबके लिए हो रही है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके लिए ठंडी ना हो रही हो। हर इंसान अपने काम कर रहा है, कोई इंसान ऐसा नहीं। आप जॉब पा जाओगे तभी तो ठंडी होगी, तो क्या बाहर नहीं निकलोगे? क्या नौकरी करने नहीं जाओगे? जाओगे ना। तो ठंडी सबके लिए हो रही है, इसलिए हमें मेहनत करना है, मेहनत के साथ पढ़ाई करना है। आपके लिए कितना अच्छा है, ऑनलाइन सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। ठंडी में बाहर भी नहीं निकलना है, घर में बैठ के आराम से पढ़ो। चले फिर अगला प्रश्न लिया जाए इस बेस पे, लेकिन बेस से हट के तैयारी नहीं करना, बेस को मेंटेन रखना है, अच्छे लेवल पे तैयारी करना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पेपर में पूछे जाएंगे फिर से। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, ये भी एक शानदार प्रश्न इलाहाबाद स्टेनोग्राफर 2023 के पेपर में पूछा गया। चलिए समझाया जाए, एक एक पॉइंट को बिल्कुल रिलैक्स मूवमेंट में समझिएगा, उसकी फीलिंग्स को समझते हुए। भाई हमें फीलिंग्स से बहुत, मतलब फीलिंग से मैं खिलवाड़ नहीं करता किसी की, हम प्रश्न की फीलिंग से भी खिलवाड़ नहीं करते। इसकी फीलिंग्स को समझो और प्रश्न को लगाने का प्रयास तभी करेंगे जब हमें इसकी फीलिंग समझ में आएंगी कि ये हमसे चाहता क्या है ना। आओ देखते हैं ये क्या चाहता है। ये कह रहा है किसी साइकिल का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, यह 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टे पर बेची जाती है। ठीक है, नगद भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो नगद भुगतान करने पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं यार, आप एक, अब समझो इसकी फीलिंग क्या है। हम एक साइकिल लेने गए, तुम समझो तुम एक साइकिल लेने गए, वो साइकिल 2000 की थी। दुकानदार ने कहा कि बाबू हम तुम्हें 2 डिस्काउंट देंगे, एक 20% का देंगे, एक 10% का देंगे। आपने दुकानदार से कहा मुझे और डिस्काउंट चाहिए, इतने में मेरा भला नहीं होने वाला। तो दुकानदार ने कहा एक शर्त पे हम एक डिस्काउंट और देंगे। आपने पूछा क्या? दुकानदार ने कहा अगर तुम तुरंत भुगतान करो, अभी साइकिल लो, घर जाओ नहीं, साइकिल लेके ही जाओ, तब मैं 5% का और डिस्काउंट दूंगा। क्योंकि घर जाने के बाद लोगों का मूड चेंज हो जाता है, वो कहेंगे अब हमको लेना ही नहीं, तो दुकानदार सोचेगा मेरा लॉस हो जाएगा, तो वो कहेगा नगद भुगतान करो और साइकिल लेके जाओ, 5% का और डिस्काउंट देते हैं। तो समझो तब फिर वह साइकिल तुम्हें कितने की मिली, समझो कितने की मिली। एसपी आपको बताना है, साइकिल कितने की थी? 2000 की। पहला डिस्काउंट 20%, जितने का डिस्काउंट हो उसको 100 से घटा के लिखते हैं। 20%, 100 से 20 घटाओ, कितना बचा? 80। परसेंट का चिन्ह हटाओगे, नीचे 100। दूसरा डिस्काउंट 10%, 100 से 10 घटाओ, कितना? 90 बटे में 100। तीसरा डिस्काउंट कितना? 5%, 100 से घटाओ, 95 बटे में 100। जितने डिस्काउंट होंगे उसको 100 से माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये 2 पंची 10, ये 5 1 9 5, 5 9 45। अब समझिएगा, पहले 9 का गुणा इसमें कर लीजिएगा। 9 9 81 का 1 हासिल लगेगा 8, 9 1 9 9 8 17 और गुणे का क्या बचा? 8। अब 8 से करेगा, 8 1 9 8, 8 7 56 का 6 हासिल लगेगा 5, 8 1 9 8 5 13। तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 1368 रुपए। भाई मल्टीप्लाई पे ध्यान रखना है यार वहाँ पे बाबू, ये नहीं कि 19 9 कर लिए बाद में फिर पहले 9 8 72 कर लिए, फिर 72 का 19 में कर रहे हो, वो नहीं। 19 गुणे 9 कर लो, 171। 171 में 8 का गुणा करो, 8 1 9 8, ऑप्शन में एक ही था, यूनिट डिजिट लगा देते, पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी। समझ गए बाबू? सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट? ऐसे ही बेस पे तैयारी करनी है, ऐसे प्रश्नों को सेकंड्स में करना है हमें, यही चीज़ हमें सीखना है कि इतने बड़े बड़े प्रश्नों को सेकंड्स में कैसे करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन की क्या समझना है, क्या समझना है बताओ जल्दी से, क्या समझना है? फीलिंग समझनी है कि ये हमसे कह क्या रहा है। अगर ये जो हमसे कह रहा है हम वो समझ गए ना, तो सेकंड्स में आंसर आएंगे। मज़ेदार तरीके से पढ़ना, ऊबते हुए नहीं पढ़ना, बिल्कुल दिल लगा देना है।
जैसे उसको दिल दे देते हैं वैसे हमको दिल दे दो, मैथ हम सिखा देंगे। तुम सारा दिल दिमाग मुझे दे दो और मैथ हमसे आ जाएगी। चैप्टर वाइज क्लास जिस दिन से स्टार्ट हो गई ना, उस दिन से तुम्हें मैथ में कभी परेशानी होने ही वाली नहीं है। ये तो रिवीजन क्लास है, प्रैक्टिस क्लास, इसमें तो कोई भी प्रश्न आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, मुझे पढ़ाना है, मुझे सिखाना है। लेकिन जब चैप्टर वाइज क्लास चलेगी ना, टाइप वाइज क्लास चलेगी ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कोई चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो आपको आए नहीं। मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। एक बार चैप्टर वाइज आने तो दो मुझे, पहले मेरी तबीयत तो ठीक होने दो। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। मैं थोड़ा सा बीच बीच में पानी पीता रहूँ, नहीं तो फिर बीमार हो जाऊंगा। पढ़ो, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ अच्छा, ये वाला बाद में बताया जाएगा, ये थोड़ा सा भी लेवल हाई हो जाएगा, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा गलत टाइपिंग भी हो गई है एक चीज़। गलती क्या टाइप हुई बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर जी छोड़ दिए। देखो यहाँ पे ये वस्तु 4 कुछ लिख गया है, इसको जब सही करा जाएगा तभी बता पाऊंगा। ठीक है, ये गलत टाइप हुआ है। आइए इसको लगाइए। ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। उसने 6 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी ने 12 दिनों में पूरा किया। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न भाई। जो पूरा काम कंप्लीट करेगा वही हमारा टोटल वर्क होता है, और जो टोटल वर्क होता है वही हमारी टोटल मनी होती है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, टोटल मनी इज माय कॉन्सेप्ट, क्योंकि पैसा खर्च करना आसान है। देखो यहाँ पे कहा ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब जो टोटल काम कंप्लीट करेगा वही हमारा टोटल वर्क है। ए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यही हमारा टोटल वर्क है, यही हमारी टोटल मनी है जिसे हमें खर्च करना है। अब क्या होता है, उसने 6 दिन कार्य किया, ए ने 6 दिन कार्य किया। हम कह दें कि ए अगर 24 दिनों में 24 रुपए खर्च करता है, तो ए की कैपेसिटी कितनी हुई? 1। भाई 24 दिनों में 24 रुपए खर्च किया, तो रोज 1 रुपए ही तो खर्च किया, तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई? 1। तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 1। अब क्या होता है, उसने 6 दिन कार्य किया, मतलब ए ने 6 दिन रुपए खर्च किए। अगर रोज ए जो है 1 रुपए खर्च करता, तो 6 दिन में कितने रुपए खर्च कर देगा? 6 रुपए। 24 रुपए थे हमारे पास, ए ने 6 रुपए खर्च कर दिए, शेष कितने बचे? 18 रुपए बचे। 18 रुपए बचे। अब ये कौन खर्च करता है? शेष कार्य बी ने 12 दिनों में पूरा कर दिया। अब भाई बी ने क्या किया, जो हमारे पास 18 रुपए थे शेष 18 रुपए, इसको 12 दिन में खर्च किया। अगर बी ने 18 रुपए 12 दिन में खर्च किया, तो बी ने 1 दिन में कितने रुपए खर्च किया? 1.5 रुपए। तो ये बी की क्या आ गई? कैपेसिटी आ गई। ए 1 दिन में 1 रुपए खर्च करता है, ये ए की कैपेसिटी है। बी 1 दिन में 1.5 रुपए खर्च करता है, ये बी की कैपेसिटी है। भाई दोनों की कैपेसिटी मिल गई, क्योंकि उसने कहा है शेष कार्य बी ने 12 दिनों में पूरा किया। शेष कार्य क्या था? हमारे पास 18 रुपए शेष बचे थे जब ए ने खर्च करके छोड़ा। भाई 18 रुपए बी खर्च करता है, 12 दिनों में खर्च करता है। 18 रुपए अगर आप 12 दिनों में खर्च करते हो, तो रोज कितने रुपए खर्च करोगे? 1.5 रुपए खर्च करोगे। और जो काम हम रोज करते हैं वही हमारी कैपेसिटी है, वही हमारी क्षमता है। अगर हम रोज मैथ के 10 प्रश्न लगाते हैं, तो 10 प्रश्न की कैपेसिटी है मेरे पास, इससे ज्यादा मैं नहीं लगा सकता। अगर मैं 4 रोटी रोज खाता हूं, तो ये मेरी कैपेसिटी है, यही मेरी क्षमता है, मैं 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकता। ये चीज समझिए। तो बी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 1.5। अब क्या कहा आगे? कह रहा बी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? पूरा कार्य क्या है? 24। बी को 24 रुपए खर्च करने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा। भाई 24 रुपए हैं, बी रोज कितने रुपए खर्च करता है? 1.5 रुपए। तो 1.5 से भाग कर दो, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ा देना, 15 से ये कटेगा, 15 एकम 15 बचेगा 12, 15 8 120। मतलब बी पूरे रुपए
रुपए खर्च करने में कितने दिन लेगा? 18 दिन लेगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब घुमाया गया है इसको, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बी कितना दिन लेगा भैया? 18 दिन लेगा। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस में अगर खूब घुमाया जाए और अगर टोटल मनी पे हमने काम नहीं किया, हमने टोटल वर्क पे काम किया तो काम नहीं हो पाएगा। भैया पैसा खर्च करो, बहुत आराम से खर्च होता है। मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट, पैसा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी अगर सुकून से जीनी है तो पैसा खर्च करना होगा, कमाना नहीं है। कभी कमाने से खुशी मिली? पैसा कमाने से कभी खुशी नहीं मिलती, पैसा खर्च करने से खुशी मिलती है। तो पैसा खर्च करेंगे तब हमें खुशी होती है। तो हमने खर्च करने के कॉन्सेप्ट पे टोटल वर्क एंड टाइम को, मैंने टोटल वर्क एंड टाइम को हमने पैसे पे ही पढ़ाया है ऑफलाइन क्लासेस में। पैसा खर्च करो भाई, मजा आता है खर्च करने में। और देखो खर्च करने में आंसर कितनी जल्दी आता है, ये सोचो, एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा पैसा खर्च करने में। आगे बढ़ाया जाए, चलिए ये देखिए फिर एक आया, चलो फिर से खर्च करते हैं। सिर्फ खर्च करना है बाबू, बचाना नहीं है। आओ, कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छा एक बार, नहीं तो आपको बीच बीच में समझ में नहीं आता होगा कि सर जी क्या बताते जा रहे हैं आज जल्दबाजी में, और जल्दी जल्दी चलते जा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। चलो आओ पढ़ लो। कह रहा है ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में कर सकते हैं। भैया जो काम कंप्लीट करेगा वहीं से टोटल मनी प्राप्त होगी। ठीक, फिर यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है, भाई अच्छा ए और सी के साथ बी भी जुड़ जाता है 15 दिन बाद, तो वे बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेंगे यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न, ये भी प्रश्न खूब घुमाया गया, जितना घुमा सकते थे। लेकिन टोटल मनी से देखो ना कितनी आसानी से आएगा। और पहले बताते हैं, ए और सी की कैपेसिटी दी गई है। क्या कहा? ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है, मतलब इसकी कैपेसिटी 1 है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3 है। इनकी कैपेसिटी का रेशियो दिया गया। दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर ए प्लस सी मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में करते हैं। भाई ये दोनों मिलकर एक काम को 22.5 दिनों में करते हैं ना, बात समझिएगा। ये दोनों एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे? 4 रुपए खर्च करेंगे, क्योंकि जो कैपेसिटी है वही हमारा खर्च है। ए एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है, सी एक दिन में 1 रुपए खर्च करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे? 4 रुपए। ये कितने दिन खर्च करते हैं? 22.4 दिन खर्च करते हैं, 22.5 दिन खर्च करते हैं। तो उसमें 4 से गुणा कर दिया जाए, 22 चौको 88, 4 पंचे 20, मतलब टोटल वर्क जो है ये हमारा आ गया टोटल मनी, यही हमारा टोटल वर्क है 90। भाई हम 2 लोग हैं, हम दोनों लोग रोज 4 रुपए खर्च करते हैं और 22.5 दिनों तक खर्च करते हैं। अगर रोज 4 रुपए खर्च करते हैं, 22.5 दिनों तक खर्च करते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए रहे होंगे? 90 रुपए रहे होंगे। जैसे ही टोटल मनी आ गया, क्वेश्चन आसान, क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कहा? अगली लाइन पढ़िए। अब ये तो टोटल मनी आ गई। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद, सबसे पहले इन दोनों से 15 दिन रुपयों को खर्च करा लेते हैं। चलो, ए प्लस सी एक दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे? 4 रुपए। 15 दिन में कितना खर्च करेंगे? ये खर्च है और ये दिन है। कितने रुपए खर्च करेंगे? 60। हमारे पास 90 रुपए थे, 60 खर्च हो गए, शेष कितने बचे? 30। 90 से 60 माइनस कर दिए। भाई टोटल हमारे पास 90 रुपया था। 2 लोग ए और सी आ गए रुपए खर्च करने। ये ए और सी एक दिन में खर्च करते हैं 4 रुपए। इन्होंने कितने दिन खर्च किया? 15 दिन। तो 15 चौको 60, 60 रुपए खर्च हो गए। 90 रुपए थे, 60 खर्च हो गए, शेष कितने बचे? 30 रुपए शेष बचे। अब आगे क्या कह रहा है? फिर क्या कहा? अब इस लाइन को छोड़ो, अब आगे आओ। 15 दिन के बाद बी भी इनके साथ जुड़ जाता है। 15 दिन जब रुपए खर्च कर लिए, अब कौन आ गया? बी आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी को खर्च करना है इन शेष रुपयों को।
इन शेष रुपयों को। लेकिन ये जो शेष रुपए हैं ये ए प्लस बी प्लस सी तो खर्च करेंगे, लेकिन हमारे पास ए की कैपेसिटी है, सी की कैपेसिटी है, बी की कैपेसिटी है क्या? नहीं है। जब तक कैपेसिटी नहीं आएगी रुपए खर्च नहीं हो सकते। आगे लाइन पढ़ो, देखो बी की कैपेसिटी कैसे आती है। आओ, यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। अब बी जो है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। 15 छक्का 90, मतलब बी की कैपेसिटी कितनी है? 6। भाई बी जो है 90 रुपए अकेले खर्च करता है और कितने दिन में? 15 दिन में खर्च करता है। तो एक दिन में कितने रुपए खर्च करेगा? 6 रुपए, तभी तो 15 दिन में 90 रुपए खर्च कर पाएगा। तो बी की कैपेसिटी बाबू कितनी आ गई? 6, और बी की कैपेसिटी आ गई, आंसर आ गया। क्योंकि ए की कैपेसिटी 3, बी की कैपेसिटी 6 और सी की कैपेसिटी 1, 6 3 9 1 10, ये कैपेसिटी आ गई। हमें कितने रुपए खर्च करना है? 30, 10 तिहाई 30, 3 दिन में रुपए खर्च हो जाएंगे। शेष रुपए जो बचे थे वो तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में खर्च कर देंगे? 3 दिन में खर्च कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, 100% जीडी में आएगा, लिख लीजिए, गारंटी है। खतरनाक प्रश्न है। बताओ, कोई डाउट किसी को कहीं पर? भैया बी की कैपेसिटी वाला क्वेश्चन यहां से रोटेट हुआ, ये बहुत अच्छी बात उसने बोली थी। भाई लास्ट में उसने बोला यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है, हमारे पास 90 रुपए हैं और बी इनको 15 दिन में खर्च करता है, तो 15 छक्का 90, मतलब बी एक दिन में 6 रुपए खर्च करता है। जो एक दिन में काम किया जाता है वही हमारी कैपेसिटी होती है। तो बी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 6। अब इन शेष रुपयों को तीनों को मिलकर खर्च करना था, क्योंकि पहले ए और सी खर्च कर रहे थे, 15 दिन बाद इनके साथ बी भी आ गया, तो अब इन तीनों को खर्च करना है। तो तीनों की कैपेसिटी चाहिए, तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 10, मतलब तीनों मिलके एक दिन में 10 रुपए खर्च करते हैं, तो 30 रुपए कितने दिन में खर्च करेंगे? 3 दिन में। आंसर आ गया। बहुत ही शानदार, लाजवाब, मतलब जितनी तारीफ की जाए इस प्रश्न की उतनी ही कम है। बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। बताओ भैया, कोई डाउट? बहुत चिल्लाना पड़ रहा है आज तो, समझाते समझाते मेरी हालत डाउन होती जा रही है। आगे बढ़ाया जाए। आज की क्लास वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। आगे बढ़ें? अरे आप तारीफ करो, कमेंट करो जल्दी से। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन तो एक बार कमेंट तो जरूर करिए। सभी लोग कमेंट करेंगे तभी मेरा हौसला बढ़ेगा। आप कमेंट नहीं करते इसलिए मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं 2-3 क्लास पढ़ाने के बाद चला जाता हूँ हॉस्पिटल। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो वहाँ तक पहुँचाओ, अगर हमारे क्वेश्चन की क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो। आइए आगे बढ़ा जाए। चलो तुम पढ़ो इसको, मैं थोड़ा सा फिर पानी पीता हूँ। जल्दी पढ़ो। पढ़ते रहो। इस तरह का प्रश्न कैसे लगाया जाए इसको भी सेकंड में करने का तरीका बताता हूं। अगर प्रश्न में प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, अधिक या कम मूल्य लिखते हैं। अगर लॉस है दोनों बार तो लॉस 1 और लॉस 2 का डिफरेंस लेते हैं, अधिक या कम मूल्य लिखते हैं। अगर एक बार प्रॉफिट है दूसरी बार लॉस है, दोनों को जोड़ देते हैं, अधिक या कम मूल्य लिखते हैं। यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ से हमें सीपी मिलता है। आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में कहा है पहली बार 18% की हानि होती है, 2475 रुपए अधिक में बेचता है, 12% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्या ज्ञात करो? क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक बार हानि एक बार लाभ। जब एक बार लाभ और एक बार हानि होगी तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 12% प्लस 18% बराबर में अधिक या कम मूल्य 2475। ये 30% की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2475। यहाँ से 1% की वैल्यू बाबू निकाल लेंगे, 2475 बटे में 30। सुनते जाइएगा, हमेशा सीपी 100% पे होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 100% बनाने के लिए इधर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2475 गुणे 100 बटे में 30। 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, फिर काटिएगा, 3 8 24,
3 दूनी 6, एक हासिल गए, तीनों 25 15, 10 से गुणा कर दोगे तो 8250 रुपए इसका सीपी आ जाएगा। बताओ बाबू, कोई डाउट है किसी को? ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का मैंने एक तरीका बता दिया। ऐसे प्रश्न आपके जीडी में आएंगे, आपको मिलेंगे जरूर, गारंटी। आज की क्लास में जितने प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। आज की क्लास क्या, मैं रोज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाता हूं, मेरा तो वही फंडा ही है, जितना ज्यादा पढ़ा सको, क्या 23 में आए हुए प्रश्नों को जितना ज्यादा पढ़ाया जा सके आपको, 23 22 इतना पढ़ डालना है हमें कि कोई भी पेपर के प्रश्न बाकी ही नहीं रहेंगे जो आपके पास ना हो। आप मेरी 10 के डोज की क्लास को लगातार जोड़े रहो अपने साथ और देखो फिर आपकी मैथ का लेवल कैसा होता है। एक से बढ़ के एक प्रश्न को सेकंड्स में हम लोग लगाएंगे। बताओ, इसमें कोई डाउट आपको? तो इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस की मैंने पूरी क्लासेस पढ़ाई है, अप्रॉक्स 17 क्लासेस पढ़ाई है प्रॉफिट लॉस की। अगर आप चाहो तो प्रॉफिट लॉस ऑनलाइन से कंप्लीट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्रॉफिट लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट टाइप वाइज कोई नहीं पढ़ाया होगा इस तरह ऑनलाइन में भी, मैं गारंटी देता हूं। ऑनलाइन में भी किसी ने इस तरह नहीं पढ़ाया होगा जिस तरह मैंने प्रॉफिट लॉस आपको पढ़ाया है ऑनलाइन में। आप एक बार मेरी क्लास देखिए तो टाइप वाइज पढ़ाया है, 17 क्लासेस पढ़ाई है, दमदार पढ़ाया है। एक बार पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। आइए अगले प्रश्न पे आइए। मध्यानुपाती और क्या कहा, तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा, ठीक। 14.4, 3.6 का मध्यानुपाती बताना है। अनुपात का मतलब हम कह सकते हैं भाग बटे में। 5,4 का तृतीयानुपाती बताना है, ठीक है। मध्यानुपाती में हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याएं अंडर रूट में आ जाती हैं, ए बी। और तृतीयानुपाती में होता है दूसरा गुणे दूसरा बटे में पहला, ठीक। तो मध्यानुपाती में 14.4 गुणे 3.6 अंडर रूट में बटे में, दूसरा 4 गुणे 4 बटे में 5, ठीक। यहां से 14.4 किसका स्क्वायर है बेटा, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, मतलब यहां से 1.2 बाहर आएगा। ये बेटा किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, यहां से बेटा 0.6 बाहर आएगा। यहां 4 चौको 16 और बटे में 5 आएगा, ठीक है। अब सुनते जाइएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। 1.2.6 इंटू 5 अपॉन में 16। यहां से दशमलव हटाओगे नीचे 1 0 आएगा, यहां से दशमलव हटाओगे नीचे 1 0 आएगा। अब कैंसिल आउट करो जल्दी से। 5 दूनी 10, ये 2 छंग 12, ये 2 तिहाई 6, ये 2 पंची 10, ये 2 तिहाई 6, ये 2 अठी 16। तो रेशियो क्या बनेगा, 3 त्रिका 9 और 8 5 40, 9:40। ऑप्शन में 9:40 नहीं, ये लगा लो 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना अच्छा एक बार आप कहीं पर मैंने कुछ गलत कैलकुलेट तो नहीं कर दिया, एक बार चेक कर लेना आप सभी लोग। वैसे 9:40 मेरा आ रहा है तो उम्मीद करते हैं कि 9:40 आंसर होगा। वैसे आप एक बार कैलकुलेशन चेक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों कि 9:4 तो ऑप्शन में दिया गया, तो कहीं 9:4 तो नहीं है, 0 हमने फर्जी में लगा दिया हो। तो कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। बस इस बात को याद रखिएगा कि मध्यानुपाती क्या होता है और तृतीयानुपाती क्या होता है, ठीक है। मध्यानुपाती में दोनों संख्याएं अंडर रूट में आ जाती हैं और तृतीयानुपाती में दूसरा गुणे दूसरा बटे में तीसरा होता है, ठीक है। दूसरा गुणे दूसरा मतलब 4 गुणे 4 बटे में पहला, तो पहला क्या है 5, 5 रख देंगे नीचे, ठीक। बताओ कोई डाउट है आपको कहीं पर? क्या हुआ, 5 दूनी 10 सही तो काटा, वैसे 2 तिहाई 6 2 पंची 10, ठीक है। 2 छंग 12 2 अठी 16, ठीक तो है। क्या हुआ, 5 दूनी 10 2 तिहाई 6 सही है, फिर 2 छंग 12 2 पंची 10 2 तिहाई 6 2 अठी 16, ठीक है। 9:40 आएगा, ठीक है यार, अपना रेशियो देख लेना। चलो आगे बढ़ाया जाए, चलो आगे आओ, अगले प्रश्न पे आओ, समय मत बर्बाद करो। आइए, ये फिर एक आया वहीं से प्रश्न। अब इस बार क्या कह रहा है, यदि x को प्रत्येक में जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। ये गलत टाइप हुआ है, समानुपात में होती हैं, ठीक है।
5x माइनस 3 का मान क्या होगा? तो मतलब सबसे पहले हमें इस x का मान निकालना होगा। कहा है सभी संख्याओं में इस x को जोड़ें, 11 प्लस एक्स, 17 प्लस एक्स, 23 प्लस एक्स, 33 प्लस एक्स। तो सभी संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। समानुपात का मतलब होता है 11 प्लस एक्स बटे में 17 प्लस एक्स बराबर में 23 प्लस एक्स बटे में 33 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे। चलो गुणा करते हैं, बहुत आराम से करना बाबू ना। सबसे पहले 33 का गुणा 11 में करेंगे, तो 11 तेईस 33 का 3 हासिल लगेगा 3, 11 तेईस 33 3 36। फिर 11 का गुणा x में करेंगे 11x, फिर x का गुणा 33 में करेंगे 33x, फिर x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर। अब बराबर, बहुत आराम से करना। अब x का गुणा 23 में करेंगे तो 23x, अब x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर। फिर अब 17 का गुणा 23 में करेंगे तो 17 तिया 51 का 1 हासिल लगेगा 5, 17 दूना 34 और 5 39, 391। फिर 17 का गुणा x में करेंगे 17x। अब सुनिएगा, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 और 33x 44x हो जाएंगे, ये 23x और 17x ये हो जाएंगे 40x, इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर में 391 और ये 363 उधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा 363, ये चला जाएगा 4x और 391 से 363 एक हासिल जाएगा, 11 11 3 जाएगा 8, ये 8 से 6 जाएगा 2, x की वैल्यू बाबू आ जाएगी 7। बताओ, कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान रखना यार। देख लो, कैलकुलेशन को इतना बेहतरीन तरीके से करना कि गलत नहीं होना चाहिए पेपर में, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स मोमेंट में। मेन इसमें कैलकुलेशन ही है। जैसे ही x की वैल्यू है, मेरा आंसर आ गया। आपको 5x माइनस 3 का मान बताना है। 5 गुणे 7 माइनस 3, 7 पचे 35 माइनस 3 बराबर में 32। ये देखिए आंसर आ गया। बताइए, कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? तो समानुपात में जब होंगी तो ऐसे रेशियो बनाएंगे, ठीक है। दोनों में x x जोड़ के बटे में डाल देंगे। क्लियर बा? बहुत मजा आ रहा। आज के क्वेश्चंस वाकई में मतलब जितनी तारीफ की जाए, एक से बढ़ के एक प्रश्न। बेटा ऐसे ही प्रश्न आएंगे एसएससी जीडी में, शानदार लेवल होगा भाई। सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस अब आसान नहीं रहा। आने वाले यूपी के जितने भी पेपर होंगे आसान नहीं होंगे, खतरनाक लेवल होगा, बिल्कुल शानदार भैया। इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं रोज की क्लास में बोलता हूँ, इसलिए प्रैक्टिस करो। विपिन सर आपके साथ हैं प्रैक्टिस कराने के लिए। रोज प्रैक्टिस होगी, रोज प्रैक्टिस होगी, रोज प्रैक्टिस होगी। एक ना एक दिन हमें हर एक क्वेश्चन पे कमांड हो जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो कमांड आता है हमें, हमारे अपने ऊपर विश्वास आ जाता है कि मैं इस प्रश्न को कर ही लूंगा, प्रश्न कैसा भी हो। ये विश्वास चाहिए हमें भैया। इधर उधर फर्जी की चीजें पढ़ने से कोई समय बर्बाद मत करो। अपना समय बर्बाद करोगे सिर्फ इधर उधर से पढ़ के। एक चैनल विपिन सर का ज्वाइन करो, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग में तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक चैनल सिर्फ मुझे ज्वाइन कर लो, सारे चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस मिलेगा और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगा जो पेपर में पूछा जाता है। फर्जी की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हमारा सिर्फ एक ही, हम आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। वो भी कैसे? अच्छे प्रश्न पढ़ा के जो पेपर में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न पढ़ा के विश्वास जीतना चाहते हैं। फर्जी की चीज़ पढ़ा के विश्वास जीतना नहीं चाहता मैं आपका। आपका विश्वास मेरे ऊपर तभी होगा जब आप पेपर में जाओगे और मेरी क्लास से प्रैक्टिस करके जाओगे और ऐसे प्रश्न फिर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, विपिन सर जो कहते थे वो सही कहते थे। ये है हमारा दावा। आइए अगले प्रश्न पे आइए। चलो, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। चलो जल्दी से पढ़ो भैया, मैं तो फिर थोड़ा सा पानी पीऊँ, नहीं तो मैं तो आज तो बेहोशी हो जाऊँगा। आज की क्लास मतलब हे भगवान बहुत ही ज़्यादा कठिन है ना बच्चों? पढ़ो जल्दी से। क्या किया जाए यार, अब जब पेपर पूछ रहा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। बताया जाए, चलो समझो। कह रहा किसी समूह में 125 विद्यार्थियों की औसत आयु 16.2 है, 2 वर्ष है।
40% विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। लड़कों की औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है, चलो आओ भैया, हम इस क्वेश्चन को अपने मेथड से लगाएंगे। प्रश्न 1000 मेथड 1 हमारी एक क्लास पड़ी हुई है 2, उस पर लिखा होगा कोटेशन में थंबनेल पे प्रश्न 1000 और तरीका 1, उस तरीके से आज लगाते हैं। वो क्या तरीका है? वो है मेरा सबसे शानदार, नीचे हमेशा संख्या का रेशियो बनाएंगे, बॉय और गर्ल का। समझिएगा, 40% बॉय हैं तो शेष 60% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। इसको 20 दूना 40, 20 23 60, ये बन गया रेशियो लड़कियों का। ठीक है, बीच में हमेशा टोटल रखते हैं, टोटल वैल्यू। देखो 125 विद्यार्थियों की औसत आयु 16.2, तो बीच में हमेशा क्या रखेंगे? टोटल रखेंगे। ऊपर हमेशा लड़कियों की संख्या रखी जाती है, औसत आयु वाली। संख्या का रेशियो नीचे बन गया, यहाँ पे टोटल औसत, ऊपर औसत। औसत में क्या कहा? लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। हमने कहा अगर इसकी x है तो इसकी x गुणे 120 बटे 100 है, इसकी 20% अधिक है। x गुणे 120 बटे में 100 है, मतलब इसको आप लिख सकते हो, क्या? x गुणे 6x 0 हाँ 6x बटे में 5 लिख सकते हो। ठीक है, अब समझिएगा भैया, अब हमने अपना मेथड बना लिया। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, 2 छंग 12 x बटे में 5। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं 3x, और बटे में इन दोनों का योग 3 2 5 बराबर में टोटल 16.2। अब आगे सॉल्व करते हैं, सुनते जाइएगा। ये 5 3 15 और 12 27x बटे में ये 5 यहां जाके गुणा होगा, बटे में 25 इक्वल टू 16.2। फिर आगे सॉल्व करते हैं, 25 का गुणा इसमें करेंगे तो 25 का गुणा 25 दूना 50, 1 0 चला गया, बचा कितना? 5। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 ना, 150 और 5 155, हासिल लगेगा 15। 25 एक नम 25 और 15 30 10 40 405, ये 27x की वैल्यू आई 405। यहां से x की वैल्यू निकालना है, कितनी आएगी? ये कटेगा 3 9 27, ये 3 एक नम 3, 1 हासिल जाएगा, 3 त्रिका 9 तीनों 25 15, फिर कटेगा 9 एक नम 9 9 25 45, x की वैल्यू आई 15। x की वैल्यू 15 है। आपको बताना क्या लड़कों की औसत आयु क्या है? लड़कों की औसत आयु आपने क्या माना है? यहाँ पे दोनों की औसत आयु रखी जाती है, ये हमारा मेथड है भैया, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पे औसत आयु, लड़कों की औसत आयु बताना है। x की वैल्यू कितनी लाए हो? 15 बटे में 5, 5 3 15 और 6 3 18, लड़कों की औसत आ गई 18। अगर लड़कियों की औसत आयु पूछता तो x बराबर 15, लड़कियों की औसत आयु 15। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताओ भैया, ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। ये आप हमारी जब पूरी 2 क्लासेस इसकी हैं, वो पूरी क्लासेस दोनों देखोगे तब जाके ये मेथड समझ में आएगा। ये इतना आसान प्रश्न नहीं कि आप सेकंड्स में लगा पाओ। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, आप कह रहे हो इसलिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए, नीचे हमेशा संख्या का रेशियो रखते हैं, तो उसने कहा 40%, हमने इस संख्या को तोड़ा नहीं, समय नहीं बर्बाद करना है। उसने कहा 40% विद्यार्थी लड़के हैं, तो 100 का 40% अगर लड़के हैं तो शेष 60% क्या है? लड़कियां हैं। बीच में हमेशा टोटल वैल्यू रखते हैं, तो 125 की जो टोटल है 16.2 औसत है, उसको बीच में रख दिए। फिर उसने कहा लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है, तो हमने कहा लड़कियों की x है, अगर इसकी 20% अधिक है 6x बटे में 5 है। इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, दोनों का गुणा करके लिख दिया। बटे में इन दोनों का योग लिखते हैं, बराबर में टोटल लिखते हैं। कैलकुलेट किया, x की वैल्यू आ गई। अभी x की वैल्यू आई, लेकिन उसने क्या कहा? लड़कों की औसत आयु ज्ञात करें। लड़कों की औसत आयु आपने माना क्या है? 6x बटे में 5, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 5
15 छक्का 90, 5 से भाग करेंगे 18। अगर वो कहता लड़कियों की औसत आयु कितना है तो आप डायरेक्ट बता देते 15, क्योंकि लड़कियों की औसत आयु आपने x माना है। बात क्लियर हुई भैया। ये मेथड सीखने के लिए आप हमारी दोनों क्लास देख लीजिए, बहुत ही जगह उपयोग होता है ये मेथड, बहुत ही शानदार। देखो कहना मेरा फर्ज है, मन हो आप करो, मन हो आप ना करो, पेपर में प्रश्न छूट जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चलो अब आगे बढ़ो। आज की क्लास थोड़ी सी फिर से लंबी होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बहुत प्रश्न पढ़ना है। देख लेते हैं, अगर 10 हो गए हो तो छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा 10 ही पे चल रहे हैं। आओ 11वां प्रश्न लो, ये भी बहुत शानदार। अभी 10 ही पढ़ा पाए, बताओ यार इतने धीमे पढ़ रहे हो। मैं सोच रहा हूँ पेपर करीब है, कुछ ज़्यादा पढ़ा दिया जाए तुम्हें। आओ जल्दी से आओ, फिर से एक शानदार प्रश्न, इसको समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से पढ़ो, जल्दी से, थोड़ा सा भाई जल्दी करो। हाँ जल्दी जल्दी लगाओ, बताया जाए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है यदि 240 का a% c है और a का c% 117.6 है तो a + c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कैसे करना है इस चीज को समझिएगा। आपको जब तक a और c का मान अलग अलग नहीं आएगा मान नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहले आपको a का मान निकालना है, फिर c का मान निकालना है, फिर दोनों का योग बताना है, a + c बताना है। चलो कह रहा 240 का मतलब गुणा a% मतलब परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 का मान क्या है c है। कहा 240 का a% c है। ठीक, हमने लिखा 240 का a% c है। अब समझिएगा, सुनते जाना बाबू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0, ये कटेगा 12, 2 से और ये 2 पंची 10। हम इस a को इसके नीचे भेज दें तो c/a बराबर 12/5। हमने कहा c जो है वो 12 यूनिट है, a जो है वो 5 यूनिट है। आप x लगाते हो, मुझे x से बहुत ही ज़्यादा नफरत है, इसलिए मैं u लगाता हूँ, यूनिट। ठीक है, यूनिट लगाने से प्रश्न हमें करने में मजा आता है। x लगाता हूँ, मुझे फीलिंग बोरियत सी आने लगती है, तो बोरियत फीलिंग में मैं प्रश्न पढ़ा नहीं पाता हूँ मज़ेदार तरीके से, इसलिए मैं यूनिट लेता हूँ। यूनिट से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, तो हमने कहा c का मान है 12 यूनिट, a का मान है 5 यूनिट। अब समझिएगा आगे क्या कह रहा a का c% का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 का मान कितना है 117.6 है। सुनते जाइएगा बस, देखो कितना आसान बनाए दे रहा हूं। a का मान कितना है 5 यूनिट, यहाँ पे a का मान रखो 5 यूनिट। c का मान कितना है 12 यूनिट, c का मान रखो 12 यूनिट। इस 100 का गुणा इसमें कर दो तो 117 गुणा कर दें तो दशमलव हट जाएगा, 117,600। ऐसा एक ही जीरो आएगा। चलो भाई 100 से गुणा करोगे तो 1 दशमलव हट जाएगा और 1 जीरो बढ़ जाएगा। गुणा करते हैं तो 1 दशमलव हटेगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, अब चलो इसको काटो जरा से। 5 × 9 5, तो 5 दूनी 10, 1 हासिल जाएगा, फिर हो जाएगा 17, 5 3 15, 2 जाएगा 26, 55 25, 1 जाएगा 5 दूनी 10, फिर 12 से काटो, 12 × 9 12, ये कटेगा 12 × 9 12, कितना बचेगा 11। सुने जाओ यार, बहुत अच्छा प्रश्न है। 12 × 9 12 बचेगा कितना 11, हो जाएगा 115 और 12 9 108, 115 में 12 9 108, कितना बचा 7, 12 छंग 72। मतलब ये 1 यूनिट और 1 यूनिट मतलब यूनिट का स्क्वायर बराबर हो गया 196। u बराबर कितना आ गया 14, क्योंकि 196 किसका स्क्वायर है 14 का। तो a का मान कितना है 12 यूनिट है, तो 12 × 14, तो 12 चौको 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 12 × 9 12 4 16। अच्छा ये c का मान आएगा। ठीक, c का मान है 12 यूनिट, तो 12 × 14, u का मान कितना है यूनिट, यूनिट का मान 14 है तो u की जगह 14 लिख दिया। 12 चौको 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 12 × 9 12 4 16। a कितना है 5 यूनिट, u का मान कितना आया 12, 14, 14 पंचे 70, ये 70 और ये 168 दोनों को जोड़ दोगे 238। a + u का मान आ गया कितना 168 प्लस का 70, कितना आ गया 238।
38। बहुत ही शानदार प्रश्न। अगर इस प्रश्न को इतनी आसानी से नहीं लगा पाते, सभी बच्चे जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उन बच्चे भी एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी इसमें क्या किया जाए। तो जो कम पढ़ते हैं उनको ज़्यादा पढ़ना है, और जो ज़्यादा पढ़ते हैं उनको और ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि उनको सिलेक्शन चाहिए। जो कम पढ़ते हैं उन्हें तैयारी अच्छी बनाने के लिए पढ़ना है, और जो ज़्यादा पढ़ते हैं उन्हें और ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि अच्छे प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे, खराब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, शानदार लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। बताओ कोई डाउट है इसमें? सबसे पहले हमने क्या किया, उसने कहा 240 का A% C है, तो हमने 240 का A% C मान लिया। यहाँ से C/A बना लिया। 12 यूनिट और 5 यूनिट इसको हमने मान लिया, क्योंकि C का मान है 12 यूनिट, A का मान है 5 यूनिट। आगे उसने कहा A का C% 117.6 है, तो हमने कहा A का C% 117.6 है। यहाँ पे A का मान 5 यूनिट पुट कर दिया, C का मान 12 यूनिट पुट कर दिया। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लिया, कितना? 14। तो यहाँ पे 5 में 14 यूनिट से गुणा किया और 12 में 14 से गुणा किया, दोनों की वैल्यू आगे जोड़ दिया, आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट है? इसके आगे हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल। आज मैं थक गया चिल्लाते चिल्लाते यार। क्वेश्चन बहुत शानदार है। अभी ये प्रश्न आपके लिए है, यहाँ से हम लोग कल पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ये प्रश्न आपके लिए है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बताएंगे। SSC GD 2022 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ से कल से क्लास की शुरुआत होगी। आज मैं थक गया हूँ पढ़ाते हुए। आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे, कल की क्लास और शानदार होगी। अब बिल्कुल पेपर बेस्ड तैयारी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। तो आगे हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। इस क्वेश्चन के कमेंट आंसर में आप लोग जरूर करेंगे। उम्मीद और आशा, पूर्ण विश्वास है कि आप इसका कमेंट जरूर करेंगे। आगे हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल नेक्स्ट डोज में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत के साथ पढ़ते रहो, सफलता जरूर हासिल होगी। सफलता के लिए मेहनत करना जरूरत है, संघर्ष से ही सफलता मिलेगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी लोगों को।